ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का, जहां मुंबई से बड़ी अपडेट। इंडिया गठबंधन की मुंबई में बैठक आज हो रही है और विपक्षी पार्टियों की बैठक के पहले एजेंडा तय किया गया। तो वहीं गठबंधन के संयोजक के नाम पर मोहर लग सकती है। गठबंधन के लिए समिति का गठन भी किया जाएगा, जहां गठबंधन इंडिया के लोगों का अनावरण किया जाएगा। 28 दल इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे और इंडिया गठबंधन के 5 से 10 प्रवक्ता बनाए जा सकते हैं। मीडिया, सोशल मीडिया की टीम का ऐलान हो सकता है। नेशनल एजेंडे के लिए कमेटी का गठन भी किया जा सकता है। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब जिस तरह से देखें कि आज मुंबई में ये बैठक हो रही है। ग्रैंड हयात होटल में पूरा आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि 28 दल जिसमें इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, साथ ही इसमें जो प्रमुख नेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अब आज इस बैठक में विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो एजेंडा है वो भी तैयार किया जा सकता है। तो ये बड़ी जो ये 2 दिवसीय बैठक है, इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर गहन चर्चा होगी और साथ ही एक समन्वय समिति और गठबंधन के लोगों की भी घोषणा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। विपक्ष नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रचार रणनीति और अपने सदस्यों के बीच मतभेदों को हल करने पर भी चर्चा करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां इंडिया गठबंधन की ये आज बैठक हो रही है, जिसमें विपक्षी पार्टियों की बैठक के पहले एजेंडा तय करने की बात कही। तो वहीं गठबंधन के जो संयोजक है इनके नाम पर भी मोहर लगाई जा सकती है और गठबंधन के लिए समिति का भी गठन किया जाएगा। गठबंधन इंडिया के लोगों का अनावरण करेगा और 28 दल इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। तो वही इंडिया गठबंधन के 5 से 10 प्रवक्ता बनाए जा सकते हैं, जिसमें मीडिया, सोशल मीडिया की टीम का भी ऐलान किया जा सकता है। इस बैठक के अंतर्गत नेशनल एजेंडा की कमेटी का भी गठन हो सकता है। हमारे साथ फरियल सैयद हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। फरियल, आप जिस तरह से देखिए कि ये गठबंधन की आज ये बैठक होने जा रही है इंडिया गठबंधन की, जिसको लेकर आप तमाम तरह के जो अनुमान है वो भी लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इसमें आज संयोजक भी जो होगा वो भी तय किया जा सकता है, रणनीति क्या होगी वो भी तय की जा सकती है, सोशल मीडिया के लिए क्या कुछ करना है। तो तमाम तरह की इसमें चीज़ें और क्या क्या आगामी चुनाव के लिए ज़रूरी है, क्या कुछ करना है, ये सभी तय की जा सकती है। जी देखिए, आज बैठक है वो तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है और जैसे जैसे ये बैठकों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो डिसीजन और इंडिया अलायंस को मिले हैं वो लिए जा रहे हैं चर्चा करने के बाद। आज यही सारी चर्चाओं के ऊपर जो है ये बैठक की गई है, चाहे वो सीट शेयरिंग हो जाए। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं संयोजक कौन होगा इंडिया अलायंस का, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि इसमें 28 पार्टी अभी तक जुड़ी हुई है, तो इनमें कोऑर्डिनेशन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इनकी कोऑर्डिनेशन के लिए स्पेशल कोऑर्डिनेशन रीजनल कमिटीज बनाई जाएगी। वो कमिटीज में कौन कौन से पार्टी के नेता शामिल हो गए, ये सारी चीजों पे भी जो चर्चा है वो यहाँ पर आज चली है। आज की जो बैठक है जैसे ही खत्म होगी उसके बाद हमें पता चलेगा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा कि कौन कौन से मुद्दे के ऊपर चर्चा की गई है। लेकिन जिस तरीके से एजेंडा बनाया गया है उसमें सीट शेयरिंग एक अहम मुद्दा है, इंडिया अलायंस का लोगो एक अहम मुद्दा है, साथ ही साथ संयोजक जैसे हम बता रहे हैं वो एक अहम मुद्दा है। और साथ ही साथ पूरा देश में जाने के लिए कह रहा है कि जो अहम चेहरा पीएम पद, प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया अलायंस के लिए इंडिया अलायंस के लिए कौन सा होगा, वो सारे जो मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा होनी है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि आखिरकार इंडिया अलायंस के जरिए से कौन सा वो अहम चेहरा है वो चुना गया है और किस तरीके से ये सारी चीजें आगे लेके हुए इंडिया अलायंस जाएगा। देखिए ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 36 सभी पार्टी 28 हो गई है इंडिया अलायंस में, आने वाले वक्त में और भी एलडीयू कुछ दल है जो इंडिया अलायंस से जोड़ा जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया अलायंस के जितने भी नेता है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें इन्वॉल्व है, तो सारे लोग बहुत ही कदम रख रहे हैं, इसलिए उन्हें वो नहीं चाहते हैं कि आगे चल के इंडियन अलायंस में कोई भी किस्म की
बगावत देखने को मिले। और इसीलिए उनका क्योंकि कल जब हमारी बात हुई थी चतुर्वेदी जो शिक्षा की सांसद है, उन्होंने हमें बताया था कि ऐसे बहुत सारे एनडीए के दल है पॉलिटिकल पार्टीज है जो इंडिया अलायंस में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा जांच पड़ताल के बाद और सारे लोगों को मिलकर ये डिसीजन लेना होगा कि उन्हें अलायंस इंडियन अलायंस में शामिल करना है या नहीं, क्योंकि आगे चलकर यह पार्टी में अलायंस में बगावत होना या पार्टी में चीज होना किसी भी ये इंडिया अलायंस के लिए आगे चलकर मुश्किल में खड़ा कर सकता है। इसीलिए इसमें कई सारे फैसले जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो एनसीपी पार्टी की बात करें तो शरद पवार जी का रुक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि काफी अहम बैठक होने जा रही है, क्या कुछ चीजें होंगी जिन पर मोहर लगेगी, जिन पर सहमति बनेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, जहां भारत आने वाले दिनों में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहे हैं। साथ ही बता दें कि दुनिया भर में लोग भारत आएंगे और हमारी सर्वोत्तम संस्कृति के बारे में जानेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, भारत आने वाले दिनों में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दुनिया भर से लोग भारत आएंगे और हमारी सर्वोत्तम संस्कृति के बारे में जानेंगे। ये पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां G20 शिखर सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया, क्योंकि अब G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां हैं वो जोर पकड़ चुकी है। जहां भारत आने वाले दिनों में G20 शिखर सम्मेलन की जो तैयारियां वो कर रहा है और दुनिया भर से जो लोग हैं वो भारत आएंगे। तो पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया और पीएम मोदी ने कहा कि भारत आने वाले दिनों में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दुनिया भर से लोग भारत आएंगे और हमारी जो संस्कृति है इसके बारे में जानेंगे। तो ये पीएम मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया G20 शिखर सम्मेलन को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि भारत आने वाले दिनों में जो लोग हैं भारत आने वाले वो हमारी सर्वोत्तम जो संस्कृति है उसके बारे में जानेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो अब पूरी कर ली गई हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन को लेकर एक ट्वीट भी किया है। तो पीएम मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी, जहां विश्व संस्कृत दिवस पर मेरी शुभकामनाएं हैं, पीएम मोदी ने कहा, और मैं उन सभी को बधाई देता हूं जो इसके प्रति जुनूनी है। संस्कृत से भारत का रिश्ता अनोखा है, पीएम मोदी ने कहा। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विश्व संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ ही पीएम मोदी ने बताया है कि संस्कृत से जो हमारा रिश्ता है ये बहुत ही अनोखा रिश्ता है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां विश्व संस्कृत दिवस पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी और कहा कि मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, मैं उन सभी को बधाई देता हूं। जहां आपको बता दें कि ये भी बताया पीएम मोदी ने कि संस्कृत से हमारा रिश्ता है वो बहुत अनोखा है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां पीएम मोदी ने विश्व संस्कृत दिवस पर बधाई दी और विश्व संस्कृत दिवस पर मेरी शुभकामनाएं हैं, पीएम मोदी की तरफ से कहा गया, और मैं उन सभी को बधाई देता हूं जो इसके प्रति जुनूनी है। तो रक्षाबंधन का पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्कूल की छात्राओं के साथ त्योहार मनाया। पीएम ने इससे पहले देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, मेरे सभी परिवारजनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहन और भाई के बीच अटूट विश्वास और अगाध प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का ये पावन पर्व हमारी संस्कृति का पवित्र प्रतिबिंब है। मेरी कामना है या पर्व हर किसी के जीवन में स्नेह, सद्भाव और सौहार्द की भावना को प्रगाढ़ करे। तो वक्त होगी एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे आगे खबरों की ओर, जहां दिल्ली कांग्रेस से इस वक्त की बड़ी खबर है। अरविंद सिंह लवली बनाए गए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद पर किए गए हैं नियुक्त अरविंद सिंह लवली। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाई गए, जहां दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया गया और अरविंद सिंह लवली ने ये अध्यक्ष पद का ये पदभार संभाला है। तो दिल्ली कांग्रेस से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, जहां अरविंद सिंह लवली बनाए गए दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष। G20 शिखर सम्मेलन में स्वागत के लिए लगे फाउंटेन पर बवाल मचाए। बीजेपी की राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट चारू प्रज्ञा ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल उठाते हुए कहा कि शिवलिंग कोई सजावट के लिए नहीं और धौला कुआं ज्ञानव्यापी नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के धौला कुआं इलाके में शिवलिंग के शेप वाले फाउंटेन लगवाए हैं, जिसका दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 27 अगस्त को निरीक्षण किया था और इस तस्वीर को उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी किया था। अब इसको लेकर लगातार विवाद खड़ा हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि एक बार फिर से यहां पर विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये फाउंटेन को लेकर विवाद छिड़ा है और अब इसमें देखना होगा कि राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ देखने को मिलता है, कितनी गर्माहट इस मुद्दे पर मिलती है। क्योंकि अब जिस तरह से विनय सक्सेना की तरफ से इन फाउंटेन की तस्वीर शेयर की गई और साथ ही ये बताया गया कि ये किस तरह से सजावट की जो चीज़ है वो शिवलिंग नहीं है, ये ज्ञानव्यापी ना बनाया जाए। तो बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा गया है शिवलिंग को लेकर और विनय सक्सेना की तरफ से कहा गया कि शिवलिंग कोई सजावट का सामान नहीं है। तो वहीं धौला कुआं इलाके में यहां पर एक जो फाउंटेन था वो लगा था, जिसको लेकर विनय सक्सेना ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। तो आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको सुनाएंगे जहां केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आप। मनोज जी। थैंक यू सर। अमिताभ कांत साहब की जो रिपोर्ट है उसमें स्टॉल प्रोजेक्ट्स की अगर हम उसको ब्रीफली देखें तो 4-5 एरियाज में उसमें फोकस किया हुआ है। एक तो खास तौर पे एक यूपी का स्पेसिफिक केस लिया है कि सबसे ज़्यादा केसेस नोएडा, ग्रेटर नोएडा की ही हैं और सिमिलर पैकेज दूसरी स्टेट्स को भी रिक्वेस्ट किया गया है। तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स एक तो एनसीएलटी में भी गए पर रेजोल्यूशन हो नहीं पाया है। एक उसमें इशू आ जाता है ड्यूज ऑफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह की ड्यूज का है। तो उसमें इस कमेटी में यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी थे, कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऑफिशियल्स भी थे। तो एक रिकमेंडेशन ये है कि जो नोएडा अथॉरिटी के ड्यूज हैं, जो 10% एडवांस लेके लैंड दी जाती थी, वो जो ड्यूज हैं उन चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां आपको बताते चले कि G20 शिखर सम्मेलन में स्वागत के लिए लगे फाउंटेन पर अब बवाल मचा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रमणि महाराज ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में शिवलिंग को फव्वारा बनाकर पेश करना है हिंदू आस्था और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ है और साथ में ही काशी विश्वनाथ में मिले शिवलिंग को फव्वारा बताए जाने वाले जिहादी मानसिकता के लोगों की चाल है। तत्काल दोषियों पर कार्रवाई हो। आगे की बात है, जिस प्रकार से G20 के स्वागत के लिए दिल्ली में शिवलिंग को फव्वारा के रूप में पेश किया गया है, अत्यंत निंदनीय है। यह हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाला विषय है। मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन करता हूं कि तत्काल दोषियों पर सख्त कार्रवाई किया जाए और इसको हटाया जाए। ये कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ में जो शिवलिंग मिला
और उसको जिहादी मानसिकता के लोगों ने फव्वारा बता करके उसको मजाक उड़ाया। कहीं ना कहीं जानबूझ करके इसमें जिहादी मानसिकता के लोगों का एंगल है, जो चाहते हैं कि फव्वारा दिखा करके काशी विश्वनाथ और जो हमारा विश्वेश्वर महादेव का चल रहा है केस, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करना। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या का मामला सामने आया। 2 मई को तिहाड़ जेल में हुई थी हत्या और मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निर्देश दिया था, जहां वकीलों को चार्जशीट की कॉपी देने का निर्देश दिया गया था। 3 अगस्त को पुलिस ने दाखिल की थी ये चार्जशीट। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि गैंगस्टर की हत्या को लेकर आज सुनवाई की जानी है। आगे बढ़ेंगे, जहां बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई का ये पूरा मामला है, जहां याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच सुनवाई करेगी इस पूरे मामले को लेकर। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई का ये मामला सामने आया। देश में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया और इस दौरान राजस्थान की सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और लिखा था कि आज रक्षाबंधन पर बेटी सोनिया ने तिलक लगाकर अपना प्यार जताया और इस दौरान परिवार के साथ दिलचस्प पल भी बिताए। सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर जोरदार हमला। बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, जहां सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार से सवाल पूछा है। तेल और गैस आपको याद होगा जब हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव हो रहा था और उपचुनाव हुआ और उस समय 1 लोकसभा 3 विधानसभा हारे, तो डीजल और पेट्रोल के भाव अचानक गिरा था। लेकिन एक बात मुझे पूछनी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, ये रेट बढ़ता है तब बोलते हैं कि ये मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो कभी 1 रुपया, कभी 10 रुपया, कभी 50 रुपये, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते 400 का सिलेंडर 1200 रुपये पहुँचा। और ये गिराने वाला काम कौन करता है? बढ़ाने वाले तो मार्केट का नाम ले देते हैं। लेकिन 200 रुपये कम किया, इसका फैसला किसने किया? तो जो घटा रहा है वही बढ़ा रहा है। और फिर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम ने स्वागत किया। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रायपुर दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही स्वागत किया गया राष्ट्रपति का। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां रायपुर में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे में है और आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया। तो देश भर में रक्षाबंधन का जो पर्व है धूमधाम से मनाया जा रहा है। दरअसल रक्षाबंधन के त्यौहार की पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ने के साथ ही भद्रा का साया रहने के कारण इसको लेकर मतभेद है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना शुभ होगा या फिर 31 अगस्त को। पंचांग और ज्योतिषाचार्यों के बीच को लेकर भी कुछ भ्रम की जो स्थिति है वो बनी हुई है और हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल नहीं होना चाहिए। वहीं बिहार में आज सुबह से ही रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर भाई की लंबी उम्र की दुआ की। तो सीएम शिवराज ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सिवनी मालवा के चांदगढ़ कुटी में हीरापुर वाले संत पंचमुखानंदपुरी जी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही भगवान शिव, महाराज राजेश्वरी देवी और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की, जहां उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की प्रार्थना भी की।
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।